राकेश अभी अभी ऑफिस से लौटा था। अंदर आकर अभी ढंग से बैठा भी नहीं था कि उसकी पत्नी मोबाइल लेकर सामने आ खड़ी हुई। क्या हुआ? राकेश ने थकी आवाज में पूछा। ये देखो। पूजा ने फोन उसकी नाक के सामने लहराया। स्क्रीन पर व्हाट्सएप खुला था। उसकी कॉलेज फ्रेंड की तस्वीर थी, एक बड़े से घर के सामने, चमकती गाड़ी के बगल में, डिजाइनर साड़ी में। देखकर राकेश झुंझलाया तो पूजा की आंखें भर आईं। ऋचा है ये, वही ऋचा जो मुझसे 2 साल जूनियर थी। आज उसकी अपनी कोठी है गुड़गांव के पोश इलाके में। और मैं आज भी इस घटिया से मोहल्ले के 2 कमरे के छोटे से मकान में सड़ रही हूं। राकेश ने चुपचाप जूते उतारे। उसे पता था यह बातचीत कहां जाने वाली है। बस करो पूजा। क्यों बस करूं? पूजा चीखी। तुम्हारे दोस्त विक्रम को देखो, पिछले महीने नई गाड़ी ली, और कोई ऐसी वैसी नहीं, रेंज रोवर ली है, रेंज रोवर। और रोहित, वो तो अपनी बीवी को दुबई घुमाने ले गया। तरह तरह के नजारों का मजा लेते हुए रोज फोटो अपलोड करते हैं। और एक हम हैं, विदेश घूमना तो दूर, महीने के आखिरी हफ्ते में खर्चा भी मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो मैं क्या करूं? राकेश की आवाज में हताशा उबल पड़ी। एटीएम तोड़ दूं? बैंक लूट लूं? कुछ तो करो। पूजा चीखी। कोई रास्ता निकालो। देखो अपने आसपास हर कोई तरक्की कर रहा है, सिर्फ हम ही हैं जो एक ढंग का मकान तक नहीं खरीद पाए। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? राकेश ने पूछा। पूजा ने एक गहरी सांस ली। फिर उसकी उंगली सावित्री देवी के कमरे की ओर उठी। क्योंकि इस घर में एक फालतू का बोझ है। सुनते ही कमरे में बैठी सावित्री देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूजा ने बोलना बदस्तूर जारी रखा। हर महीने इनकी दवाइयां 5,000, डॉक्टर की फीस 3,000 और खाना पीना अलग। कुल मिलाकर 10-12 हजार का खर्च है अकेले तुम्हारी मां का। और तुम्हारी कुल तनख्वाह 32,000। पूजा, यह बात करने का तरीका नहीं है। राकेश ने रोकना चाहा। तो क्या करूं? पूजा के आंसू अब बह रहे थे। किससे कहूं? तुमसे कहूं तो तुम मां की तरफदारी करते हो, किसी और से कहूं तो बदनामी होती है। मैं घुट रही हूं इस घर में, समझे तुम? सावित्री देवी ये सुनकर बाहर आईं। बेटी, मेरी वजह से। हां, पूजा ने बीच में काट दिया। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप न होती तो हम महीने के आखिर में पैसे बचा पाते, ईएमआई भर पाते, अपना घर ले पाते। लेकिन नहीं, यहां तो पहले मां जी, फिर बाकी सब। अब राकेश कुछ कह नहीं पाया। उसे भी लग रहा था कि पूजा गलत नहीं कह रही। फिर पूजा चीखी। वो तुम्हारी मां है, तो क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं? क्या मेरे सपने नहीं, मेरी चाहते नहीं? कहते हुए पूजा सावित्री देवी के करीब आ गई। एक पल के लिए उसकी आंखों में शर्म आई, लेकिन फिर गुस्से ने उसे डुबो दिया और धीमी आवाज में बोली, मां जी, आप ही बताइए, अगर आप न होती तो हम कहां होते? सावित्री देवी के होंठ हिले। बेटी, बताइए न। पूजा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। हर महीने जो 12,000 आप पर खर्च होते हैं, अगर वो बच जाएं तो साल में कितने होंगे? 1.5 लाख। 2 साल में 3 लाख। हम एक अच्छा घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट दे सकते थे। राकेश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। बस करो पूजा, बहुत हो गया। राकेश ने मां को लड़खड़ाते देखा तो सहारा दिया। मां, आप अंदर चलिए। पूजा बस थोड़ी परेशान है। थोड़ी परेशान नहीं हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूं तुम्हारी मां से। पूजा पीछे से चिल्लाई। सावित्री देवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गईं। उनके सीने में एक तीव्र दर्द उठा। वे समझ गई थीं कि उनका अपना घर अब उनका नहीं रहा। वे एक बोझ बन गई थीं। बाहर से आवाजें अब भी आ रही थीं। पूजा अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। तुम जानते हो राकेश, मेरे पापा ने शादी में कितना खर्च किया था? लाखों रुपये। कमरे में बैठी सावित्री देवी के कानों ने जैसे सुनना ही बंद कर दिया था। उन्हें अपने पति की याद आ रही थी, जो 10 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। सामने दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर को देखते हुए बोली, देख रहे हो जी, आपकी पत्नी आज अपने ही घर में एक अनचाहा बोझ बनकर रह गई है। काश आप मेरे साथ होते तो कम से कम मुझे बोझ तो कोई न कहता। वे धीरे से बोली, काश बहू समझ पाती कि बुढ़ापा उसका भी आएगा। आज मैं हूं तो कल वो होगी। सावित्री देवी के पति को गुजरे 10 साल हो चुके थे। इकलौता बेटा राकेश और बहू पूजा ही उनके जीने का सहारा थे। कभी यह घर हंसी खुशी से गूंजता था जब राकेश छोटा था और सावित्री की उंगली पकड़कर चलता था। अब उसी घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती थीं। वक्त ने राकेश को बड़ा और सावित्री को बूढ़ा कर दिया था। राकेश एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था।
तनख्वाह इतनी थी कि घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। लेकिन उसकी पत्नी पूजा के सपने बड़े थे। उसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े और गहनों का शौक था। ये शौक जब पूरे नहीं होते तो घर में कलह का जन्म होता, और उस कलह का सारा ठीकरा फोड़ा जाता था सावित्री देवी पर। सब कुछ तुम्हारी मां की वजह से है, पूजा अक्सर राकेश के कान भरती। इनके इलाज का खर्चा, इनके खाने पीने का तामझाम। अगर यह न होती तो हम भी 4 पैसे जोड़ पाते। कहने को राकेश अपनी मां का पक्ष लेता, अपनी मां के सामने ऐसे दिखाता कि उसे उनकी बड़ी परवाह है। लेकिन असलियत तो ये थी कि रोज रोज की चिकचिक और पूजा के आंसुओं ने धीरे धीरे उसके दिल में भी जहर घोलना शुरू कर दिया। अब उसे भी अपनी मां एक बोझ लगने लगी थी। सावित्री देवी सब समझती थी। वो कम खाती, कम बोलती, बस एक कोने में पड़ी रहती ताकि उनके बेटे बहू को कोई शिकायत का मौका न मिले। बस अपने पति की तस्वीर से बातें करके दिल का बोझ हल्का कर लेती। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते, लेकिन वो उन्हें अपने आंचल में छिपा लेती, इस डर से कि कहीं उनकी सिसकियों की आवाज बहू के कानों तक न पहुंच जाए। उन्हें क्या पता था कि आने वाला तूफान उनकी सिसकियों से भी ज्यादा खामोश और भयानक होने वाला था। उस रात की भयानक लड़ाई के बाद घर एक खामोश कब्रगाह में बदल गया था। दिन गुजर रहे थे, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। सावित्री देवी अब अपने कमरे से तभी निकलती जब या तो उन्हें बाथरूम जाना होता या रसोई से पानी लेना होता। पूजा खाना बनाकर उनके कमरे के दरवाजे के पास रख देती और चली जाती। दोनों के बीच शब्द खत्म हो गए थे। बस एक भारी चुप्पी बची थी जो घुटन पैदा कर रही थी। राकेश इस चुप्पी के बीच बुरी तरह पिस रहा था। एक तरफ मां का मुरझाया हुआ चेहरा उसे अपराध बोध से भर देता, तो दूसरी तरफ पूजा का पत्थर जैसा व्यवहार उसे और भी ज्यादा बेबस महसूस कराता। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता था। वह जानता था कि पूजा की बातें कड़वी थीं, लेकिन गलत नहीं थी। वह सचमुच अपने दोस्तों से बहुत पीछे रह गया था। उसकी 32,000 की तनख्वाह एक मजाक लगने लगी थी। एक रात दोनों अपने कमरे में थे। पूजा मोबाइल पर अपनी सहेलियों की तस्वीरों को खामोशी से स्क्रॉल कर रही थी। कोई मालदीव में थी तो कोई अपने नए घर की तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। राकेश बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसके दिमाग में घर के खर्चों और अगले महीने आने वाले बिलों की लिस्ट चल रही थी। तभी टीवी पर एक विज्ञापन आया। एक इंश्योरेंस कंपनी का विज्ञापन था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक आदमी की अचानक मृत्यु के बाद बीमा के पैसों से उसके परिवार की जिंदगी संवर जाती है। उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होती है और पत्नी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। विज्ञापन के अंत में एक लाइन आई, अपनों के जाने का दुख तो कम नहीं कर सकते, पर उनकी कमी से होने वाली आर्थिक तंगी को जरूर दूर कर सकते हैं। पूजा, जो अब तक मोबाइल में खोई थी, अचानक ठिठक गई। उसकी नजरें टीवी स्क्रीन पर जम गईं। विज्ञापन में मुस्कुराते हुए परिवार को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जिसे राकेश पकड़ नहीं पाया। उसने धीरे से टीवी की आवाज बढ़ाई। राकेश, यह देखो। राकेश ने बेमन से टीवी की तरफ देखा। क्या है? वही रोज का ड्रामा? ड्रामा नहीं, समाधान है यह, पूजा फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी सरसराहट थी। सोचो, अगर हमारे पास भी अचानक से 1 करोड़ रुपये आ जाएं तो? आ जाएं तो? क्या मजाक कर रही हो? लॉटरी लगने से तो रही, राकेश ने आंखें फेरते हुए कहा। पूजा उसकी ओर घूमी। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। लॉटरी नहीं राकेश, जीवन बीमा, उसने धीरे से कहा। अगर हम मां जी का बीमा करवा दें तो? राकेश का दिमाग सुन्न हो गया। वह एकदम से उठकर बैठ गया। क्या? तुम पागल हो गई हो पूजा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अपनी मां का बीमा, और वो भी इस नियत से? तो क्या गलत कह रही हूं? पूजा ने बेशर्मी से तर्क दिया। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक ठंडी सच्चाई थी। उनकी उम्र हो ही गई है, आज नहीं तो कल। भगवान न करे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमें क्या मिलेगा, सिवाय रोने धोने और अंतिम संस्कार के खर्चे के? अगर बीमा होगा तो कम से कम हमारी जिंदगी तो संवर जाएगी। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। चुप हो जाओ पूजा, भगवान से डरो। ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म और हया से पेट नहीं भरता राकेश, पूजा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। और मैं उनके मरने की दुआ नहीं कर रही, मैं बस एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रही हूं। वैसे भी कौन सा वो अपनी जिंदगी जी रही हैं, बीमार ही तो रहती हैं। इससे तो अच्छा है कि बस, राकेश चीखा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा कम और हार ज्यादा थी। पूजा समझ गई कि तीर सही निशाने पर लगा है।
वह उसके और करीब आई। राकेश, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मैं तुम्हारा भला चाहती हूं, हमारा भला चाहती हूं। तुम न तो प्रमोशन ला पा रहे हो, न कोई साइड बिजनेस कर पा रहे हो। तुम खुद ही बताओ, क्या हमारे पास इस तंगी से निकलने का कोई और रास्ता है? राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। पूजा की हर बात एक कड़वा सच थी। वह सचमुच एक हारा हुआ इंसान था। सोचो राकेश, पूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। 1 करोड़ रुपये, हमारा घर, अच्छी गाड़ी, मेरी अधूरी ख्वाहिशें, तुम्हारे अधूरे सपने, सब पूरे हो सकते हैं। यह कहकर पूजा मुंह फेरकर लेट गई। लेकिन उसने राकेश के मन में लालच का एक ऐसा बीज बो दिया था जो रात भर उसके दिमाग में अंकुरित होता रहा। उसे अपनी गरीबी, अपने अधूरे सपने, दोस्तों के ताने और बॉस की डांट सब एक साथ याद आने लगे। और उन सब समस्याओं का एक ही समाधान नजर आ रहा था, 1 करोड़ रुपये। पूजा के तर्क उसके दिमाग में जगह बना रहे थे। धीरे धीरे पाप और पुण्य की रेखा धुंधली होने लगी। आधी रात को जब राकेश को लगा कि पूजा सो गई है, तो उसने धीरे से अपना मोबाइल उठाया। उसने गूगल पर सर्च किया, लाइफ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया। गरीबी और बेबसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। राकेश अपनी मां से नजरें चुराता और पूजा मौके की तलाश में रहती। उसने राकेश को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। उसे यह समझाने में सफल हो गई थी कि यह मां के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने की एक समझदारी भरी योजना है। देखो राकेश, हम तो बस एक व्यवस्था कर रहे हैं। उम्र उनकी हो चुकी है, बीमार भी रहती हैं। स्वाभाविक रूप से भी तो कुछ हो सकता है ना? पूजा ने उसे समझाया। राकेश का लालच जाग उठा। वह तैयार हो गया। अब सवाल था कि यह सब किया कैसे जाए। बीमार इंसान का इतना बड़ा बीमा कराना आसान तो नहीं था। तभी पूजा बोली, वो सब मैं देख लूंगी। आजकल पैसे खिलाकर सब कुछ संभव हो जाता है। लेकिन राकेश, मेरी एक बात गांठ बांध लो, मां जी को तो इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। सुनकर राकेश अचंभित रह गया। क्यों? मां से ये बात क्यों छिपानी है? अरे राकेश, मैं जैसे कहती हूं तुम वैसे ही करो। कहीं उन्होंने कोई अड़चन डाल दी तो हम बैठे रह जाएंगे। कहकर पूजा ने उसे चुप करा दिया। लेकिन राकेश नहीं जानता था कि उसके शातिर दिमाग में कौन सी योजना जन्म ले रही है। पूजा ने अपने एक दूर के रिश्तेदार से बात की, जो एक इंश्योरेंस एजेंट था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश भी पैसों का लालची और जोड़ तोड़ करने वाला इंसान था। पूजा ने उसे फोन किया और सारी योजना समझाई। सुरेश भाई, एक काम है, हो जाएगा? पूजा ने पूछा। तुम हुक्म करो दीदी, सुरेश ने लल्लो चप्पो वाले अंदाज में कहा। ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारा भाई नहीं कर सकता? पूजा ने उसे मां के नाम पर 1 करोड़ का बीमा करवाने की बात बताई, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि मां को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सुरेश पहले तो चौंका, फिर हंसा। दीदी, आप भी ना? अरे, यह तो हमारे काम का हिस्सा है, आप चिंता मत करो। बस कुछ कागजात लगेंगे और एक छोटा सा मेडिकल होगा, वो सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेडिकल? मां जी तो कहीं जाएंगी नहीं, राकेश ने चिंता जताई। अरे जीजा जी, आप किस दुनिया में हैं? आजकल सब हो जाता है, बस ऊपर की कमाई लगती है। मैं एक डॉक्टर से बात कर लूंगा, वो घर आकर ही चेकअप कर लेगा और मां जी की एकदम ओके रिपोर्ट बना देगा। सब काम हो जाते हैं आजकल, बस थोड़े पैसे खिलाने पड़ते हैं। चिंता मत कीजिए। आप बस मां जी को यह कहकर तैयार कर लेना कि सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए कोई नई स्वास्थ्य योजना आई है, जिसके लिए यह फॉर्म भरना और जांच करवानी जरूरी है। योजना तैयार थी। अगले दिन पूजा ने बड़ी मिठास घोलकर सावित्री देवी से कहा, मां जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने आप जैसे बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। उसमें आपका नाम लिखवाना है। हर महीने आपको कुछ पेंशन मिलेगी और इलाज का खर्चा भी सरकार देगी। सावित्री देवी का मन बाग बाग हो गया। मेरा बेटा बहू मेरा कितना ध्यान रखते हैं, उन्होंने गदगद होकर कहा। उन्हें लगा कि शायद पूजा बदल गई है, उसके मन का मैल धुल गया है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया जहां जहां राकेश ने उन्हें कहा। वो अनपढ़ थीं, उन्हें क्या पता था कि वो अपनी पेंशन के नहीं बल्कि अपने डेथ वारंट पर निशान लगा रही थीं। 2 दिन बाद सुरेश एक आदमी के साथ घर आया, जिसे उसने डॉक्टर बताया। उस आदमी ने स्टेथोस्कोप लगाकर 2-4 बार इधर उधर देखा, ब्लड प्रेशर नापा और सब ठीक है कहकर चला गया। 1 हफ्ते बाद सुरेश का फोन आया। राकेश और पूजा दोनों ने स्पीकर पर फोन सुना। दीदी,
मुबारक हो, पॉलिसी पास हो गई है। बस अब आप लोग पहली किश्त 56,000 रुपये जमा करवा दीजिए। 56,000। रकम सुनकर राकेश का दिल बैठ गया। यह उनकी महीनों की जमा पूंजी थी। पूजा ने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी निकाली। राकेश ने अपने एक दोस्त से 20,000 रुपये उधार लिए। अगले दिन उन्होंने वो पैसे सुरेश को दे दिए। अब उनकी आंखों में बस एक ही इंतजार था, उस दिन का जब सावित्री देवी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी और उनके घर की तिजोरी 1 करोड़ रुपये से भर जाएगी। पॉलिसी के कागजात अलमारी में छिपाने के बाद घर में एक अजीब सा ठहराव आ गया। राकेश और पूजा का व्यवहार सावित्री देवी के प्रति नाटकीय रूप से बदल गया। जो पूजा कल तक उन्हें देखकर मुंह बना लेती थी, अब सुबह शाम उनके पैर छूने लगी। जो राकेश अपनी मां से बात तक नहीं करता था, अब उनके पास बैठकर उनका हालचाल पूछने लगा। सावित्री देवी इस बदलाव से हैरान थीं। शुरू शुरू में उन्हें लगा कि शायद उनकी प्रार्थना सुन ली गई और उनके बच्चे सुधर गए। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती। महीने बीतने लगे। 1, 2, फिर 3। सावित्री देवी की सेहत वैसी ही बनी रही, लेकिन राकेश और पूजा का धैर्य अब टूटने लगा था। पॉलिसी का अगला प्रीमियम भरने का समय सिर पर था और उनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। 1 करोड़ का सपना अब एक बोझिल इंतजार में बदल गया था। घर में फिर से पैसों को लेकर तनाव बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वे सावित्री देवी के सामने जाहिर नहीं होने देते थे। एक रात जब सावित्री देवी सो गईं, पूजा ने कमरे का दरवाजा बंद किया। उसकी आंखों में अब हताशा साफ दिख रही थी। अब पूजा ने अपना दांव खेला। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता राकेश, उसने फुसफुसाते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से जाने में तो सालों लग जाएंगे। प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा? हमें कुछ करना होगा। राकेश कांप गया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करना होगा? वही जो तुम समझ रहे हो, पूजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक छोटा सा हादसा, किसी को शक भी नहीं होगा। बुढ़ापे में लोग गिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। राकेश की आत्मा ने उसे धिक्कारा। पागल हो गई हो तुम, ये हत्या होगी। हत्या नहीं कहते इसे, इसे खुद की मदद करना कहते हैं। पूजा ने उसके दिमाग को जहर से भरना जारी रखा। हम अपनी मदद कर रहे हैं इस गरीबी से निकलने में। सोचो, अगर इस मौके का हमने फायदा नहीं उठाया तो हम सारी जिंदगी इसी नर्क में सड़ते रहेंगे। अपने साथ साथ हम उनकी भी मदद कर रहे हैं राकेश, इस घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी से आजादी दिलाने में। राकेश की आंखों के सामने उसके बॉस का चेहरा, दोस्तों की चमकती गाड़ियां और पूजा के आंसू घूमने लगे। लालच की पट्टी उसकी आंखों पर इतनी मजबूती से बंधी थी कि उसे अब कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। वह चुप रहा और उसकी चुप्पी पूजा के लिए सहमति थी। अब वो दोनों सिर्फ बेटा बहू नहीं थे, वे शिकारी बन चुके थे और उनके अपने ही घर में उनकी अपनी ही मां उनका शिकार थी। सावित्री देवी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस छत के नीचे वो खुद को सबसे महफूज समझ रही थीं, वहीं उनकी मौत की साजिश रची जा रही थी। उनकी पहली योजना थी रसोई गैस। उस रात सावित्री देवी को खाना देने के बाद पूजा ने रसोई में जाकर गैस का नॉब धीरे से घुमा दिया, बस इतना कि गैस बहुत धीमी गति से रिसती रहे। फिर दोनों पति पत्नी तैयार हुए और घर से निकल गए। सावित्री देवी को उन्होंने बताया कि वे सुबह ही लौटेंगे। पूजा की सहेली के घर जागरण है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, सावित्री देवी ने कहा, इस बात से अनजान कि उनका बेटा और बहू उन्हें मौत के मुंह में अकेला छोड़कर जा रहे थे। राकेश और पूजा पास के ही एक सस्ते से लॉज में रुक गए। दोनों ही सो नहीं पाए। राकेश का जमीर उसे कचोट रहा था। हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं पूजा। चुप रहो राकेश, अगर कमजोर पड़े तो सब बर्बाद हो जाएगा, पूजा ने उसे झिड़क दिया। भोर होने से ठीक पहले, जैसा कि सावित्री देवी की आदत थी, वो उठीं। उन्होंने कमरे की बत्ती जलाई और रसोई की तरफ बढ़ीं। सावित्री देवी रसोई के दरवाजे तक पहुंची ही थीं कि उन्हें गैस की हल्की सी गंध आई। वो ठिठक गईं। उन्हें लगा शायद बहू रात में दूध गर्म करके नॉब बंद करना भूल गई होगी। उन्होंने रसोई की बत्ती नहीं जलाई और सीधा खिड़की की ओर बढ़ीं और उसे खोल दिया। फिर उन्होंने सिलेंडर का रेगुलेटर बंद किया। ठीक उसी समय दरवाजा खटका। सुबह सुबह दूध वाला आ गया था। सावित्री देवी दरवाजा खोलने चली गईं। बाहर की ताजी हवा अंदर आते ही गैस का असर और भी कम हो गया। सुबह 7 बजे जब राकेश और पूजा डरते डरते घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खोलते ही सावित्री देवी को दूध वाले से बात करते हुए पाया। अरे बेटा, तुम लोग आ गए। मैं चाय बनाने ही जा रही थी, सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा।
यह देखकर उनके माथे पर पसीना आ गया। जब पूजा रसोई में गई तो उसने देखा कि खिड़की खुली है और नॉब बंद है। वो समझ गई कि मां को शक नहीं हुआ, उन्होंने इसे बस एक भूल समझा। बाल बाल बच गई ये तो, उसने राकेश से गुस्से में कहा। छोड़ दो यह सब, पूजा। भगवान नहीं चाहता कि हम यह पाप करें। यह एक इशारा है, राकेश ने डरते हुए कहा। इशारा? मैं किसी इशारे को नहीं मानती। किस्मत ने आज साथ नहीं दिया तो कल देगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली, पूजा ने दृढ़ता से कहा। उसके चेहरे पर हताशा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक इरादे थे। उस दिन के बाद से सावित्री देवी के मन में एक अनजाना सा डर घर करने लगा। गैस की गंध वाली घटना को उन्होंने पहले एक भूल ही समझा था, लेकिन रह रहकर उनके मन में यह विचार आ रहा था कि पूजा इतनी लापरवाह तो कभी नहीं थी। कुछ तो गलत हो रहा है। उनके बेटे बहू का मीठा व्यवहार अब उन्हें चुभने लगा था। उनकी देखभाल में छिपी बेसब्री अब और भी साफ नजर आने लगी थी। एक दिन राकेश उनके कमरे में आया और बातों बातों में पूछने लगा, मां, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? दिल की या सांस की कोई तकलीफ? सावित्री देवी ने उसे घूर कर देखा। क्यों बेटा, आज अचानक मेरी बीमारियों की इतनी चिंता क्यों हो रही है? राकेश हकला गया। नहीं नहीं मां, वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारी उम्र हो गई है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सावित्री देवी को उसका जवाब तसल्ली नहीं दे पाया। उनके कान खड़े हो गए। उन्हें वो दिन याद आया जब पूजा ने उनसे किसी सरकारी स्कीम के बहाने कागजों पर अंगूठा लगवाया था। फिर वो डॉक्टर का आना, जो बस नाटक करके चला गया था। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। लेकिन उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उनका अपना बेटा उनके साथ कुछ गलत कर सकता है। नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूं, वो खुद को समझाती। वो मेरा बेटा है, मेरा खून है। वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन शक का कीड़ा एक बार दिमाग में घुस जाए तो वो चैन से बैठने नहीं देता। अब वो हर चीज को संदेह की नजर से देखने लगी। पूजा जब उनके लिए खाना लाती तो वो पहले उसे चखने का इंतजार करती। जब राकेश उन्हें सहारा देकर सीढ़ियों से उतारता तो वो रेलिंग को कसकर पकड़ लेती। वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस करने लगी थी, जो अपने ही पहरेदारों से डर रहा हो। राकेश और पूजा की बेसब्री अब चरम पर थी। गैस लीक वाली योजना की नाकामी ने उन्हें और भी ज्यादा हताश और खतरनाक बना दिया था। हर गुजरता दिन उन पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ा रहा था। पॉलिसी का प्रीमियम भरने की तारीख पास आ रही थी और हाथ में पैसे नहीं थे। पूजा के ताने अब और भी जहरीले हो गए थे। वह राकेश पर चिल्लाती, एक छोटा सा काम ठीक से नहीं कर सकते तुम? अब भरो अगला प्रीमियम, लो दोस्तों से और उधार। राकेश का अपराधबोध अब गुस्से और लाचारी में बदल रहा था। वह अपनी मां की वजह से खुद को एक पिंजरे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अब उसने पूजा की अगली योजना का विरोध नहीं किया। उनकी अगली योजना और भी क्रूर और सीधी थी। घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियां काफी खड़ी और पुरानी थीं, और उनकी रेलिंग भी एक जगह से टूटी हुई थी। सावित्री देवी रोज शाम को कपड़े उठाने या कुछ देर टहलने के लिए छत पर जाती थीं। एक दोपहर जब राकेश ऑफिस में था और सावित्री देवी अपने कमरे में सो रही थीं, पूजा ने चुपके से रसोई से थोड़ा सरसों का तेल एक कटोरी में लिया। उसने तेल को ऊपरी 2-3 सीढ़ियों पर इस तरह फैलाया कि वो आसानी से नजर न आए, बस एक चिकनाहट की परत बन जाए। उसने यह काम पूरी सफाई से किया। शाम को जब सावित्री देवी छत पर जाने के लिए उठी तो पूजा ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, मां जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। रहने दीजिए, छत पर मत जाइए, मैं कपड़े ले आती हूं। यह सुनकर सावित्री देवी का शक और भी गहरा हो गया। जो बहू कल तक उनके साये से भी दूर भागती थी, आज अचानक इतनी परवाह कैसे करने लगी? गैस वाली घटना के बाद से उनका मन पहले ही आशंकित था। नहीं बहू, कोई बात नहीं, थोड़ी हवा में टहल लूंगी तो अच्छा लगेगा, उन्होंने कहा, यह देखने के लिए कि पूजा की प्रतिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर ध्यान से जाइएगा, पूजा ने नजरें फेरते हुए कहा और रसोई में काम करने का नाटक करने लगी। सावित्री देवी धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। उन्होंने अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और पहला कदम रखा। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर सीढ़ी पर पैर रखा, उनका पैर बुरी तरह फिसला। आह! एक दर्दनाक चीख उनके मुंह से निकली और उनका संतुलन बिगड़ गया। वो लुढ़कती हुई नीचे की ओर गिरने लगी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था।
गिरते हुए उनका हाथ टूटी हुई रेलिंग की बजाय दीवार पर मजबूती से जा टिका। वो पूरी तरह गिरी नहीं, बल्कि सीढ़ियों से बुरी तरह रगड़ती और टकराती हुई नीचे आ गईं। उनके सिर में, हाथ और पैरों में गहरी चोटें आईं, खून बहने लगा और वो बेहोश हो गईं। पूजा, जो कोने में छिपकर यह सब देख रही थी, पहले तो यह देखकर खुश हुई कि काम हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि मां सिर्फ बेहोश हुई हैं, सांसें चल रही हैं, तो उसका चेहरा उतर गया। वो कुछ पल यूं ही खड़ी रही। साथ वाली छत से पड़ोसन भी ये नजारा देख रही थी। जैसे ही पूजा की नजर उस पर पड़ी, उसने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे दौड़ो, मां जी सीढ़ियों से गिर गईं। देखो तो, कितना खून बह रहा है। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। राकेश को ऑफिस में खबर की गई। कुछ ही देर में सावित्री देवी को खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले जाया गया। राकेश और पूजा एम्बुलेंस में बैठे थे। उनके चेहरों पर झूठी चिंता का नकाब था, लेकिन दिलों में इस बात की हताशा थी कि शिकार इस बार भी जिंदा बच गया था। अस्पताल पहुंचकर सावित्री देवी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि सिर में गहरी चोट है, कई टांके लगेंगे और पैर में फ्रैक्चर है। होश आने पर सावित्री देवी ने खुद को एक ठंडे, अपरिचित बिस्तर पर पाया। चारों तरफ मशीनों की बीप बीप और अजनबियों की भागदौड़ थी। उनकी आंखें अपने बेटे और बहू को ढूंढ रही थीं। राकेश और पूजा सामने ही खड़े थे। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथ से राकेश को पास आने का इशारा किया। बेटा, उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। हाँ मां, बोलो, अब कैसा लग रहा है? राकेश ने झुककर पूछा। सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए। वो पूछना चाहती थीं, बेटा, क्या यह सब तुम कर रहे हो? लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो बस अपने बेटे का चेहरा देखती रहीं, उस चेहरे में उस मासूमियत को ढूंढने की कोशिश करती रहीं जो कहीं खो गई थी। राकेश उनकी इस खामोश, भेदती हुई नजर से घबरा गया। मां, तुम आराम करो, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। यह कहकर वो पीछे हट गया। तभी पूजा बोली, मां जी, लगता है चोट ज्यादा आई है। आप आराम कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। इतना कहकर वो भी कमरे से बाहर आ गई। उनकी देखभाल एक युवा और समझदार नर्स के जिम्मे थी, जिसका नाम था अंजलि। अंजलि अपना काम बड़ी लगन और ईमानदारी से कर रही थी। उसने पहले दिन से ही एक बात नोटिस की। राकेश और पूजा अपनी मां की बीमारी को लेकर जितने चिंतित नजर आते थे, उतने थे नहीं। उनके सवाल हमेशा डॉक्टर से यह होते थे, कितना खर्चा आएगा, कब तक छुट्टी मिलेगी, हालत ज्यादा गंभीर तो नहीं है? उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि मां को दर्द तो नहीं हो रहा, उन्हें आराम है या नहीं। अंजलि को उनका यह व्यवहार खटका। उसने कई मरीज और उनके परिवार देखे थे, लेकिन ऐसी बेरुखी पहली बार देख रही थी। एक रात जब सावित्री देवी दर्द से कराह रही थीं, अंजलि उनके पास बैठी उनका हाथ सहला रही थी। बहुत दर्द है मां जी? उसने प्यार से पूछा। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, तन का दर्द तो सह लूंगी बेटी, पर मन का दर्द नहीं सहा जाता। क्या हुआ मां जी? आप मुझे बता सकती हैं, मन हल्का हो जाएगा। सावित्री देवी हिचकिचाएं, फिर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने अंजलि को सब कुछ बता दिया। बेटे बहू का बदला हुआ व्यवहार, गैस वाली घटना, राकेश और पूजा के अजीब सवाल और आखिर में सीढ़ियों से गिरना। मुझे लगता है बेटी, मेरा पैर फिसला नहीं था, बल्कि जानबूझकर मुझे गिराया गया था। पर मैं किससे कहूं? कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो मेरा अपना बेटा है, कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अंजलि का दिल दहल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपनी मां के साथ ऐसा कर सकता है। उसने सावित्री देवी को दिलासा दिया, आप चिंता मत कीजिए मां जी, मैं हूं आपके साथ। अब आपको कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद अंजलि सावित्री देवी के लिए एक नर्स से बढ़कर एक बेटी बन गई। वो उनकी दवा से लेकर उनके खाने तक हर चीज का खुद ध्यान रखती। उसने ठान लिया था कि वो इस मामले की तह तक जाकर रहेगी। इधर सावित्री देवी के इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सिर की चोट की गंभीरता जांचने के लिए कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट और एक डिटेल्ड बॉडी स्कैन किया। सीनियर डॉक्टर वर्मा एक अनुभवी और बेहद काबिल इंसान थे। जब उन्होंने सावित्री देवी की रिपोर्ट्स देखीं, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। चोटों की रिपोर्ट तो सामान्य थी, लेकिन स्कैन में कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुरंत राकेश और पूजा को अपने केबिन में बुलाया। देखिए, आपकी मां के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी भी। डॉक्टर वर्मा ने अपनी मेज पर रखी रिपोर्ट्स को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। राकेश और पूजा के दिल धड़क उठे। उन्हें लगा शायद मां की हालत और बिगड़ गई है,
या शायद वो बच नहीं पाएंगी। क्या क्या हुआ डॉक्टर? पूजा ने अपनी आवाज में झूठी घबराहट घोलते हुए पूछा। बुरी खबर यह है कि आपकी मां को जो बार बार हल्का बुखार और खांसी रहती थी, जिसे आप लोग मामूली इन्फेक्शन समझ रहे थे, वो मामूली नहीं है। उनके फेफड़ों में एक शुरुआती स्टेज का ट्यूमर है। यह सुनते ही राकेश और पूजा की आंखों में एक पल के लिए जो चमक आई, उसे डॉ वर्मा की अनुभवी नजरों ने पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में छुपी क्रूर खुशी लगभग चीख पड़ी। मतलब, हमारा काम अब कुदरत खुद कर देगी। लेकिन अच्छी खबर यह है, डॉक्टर ने जानबूझकर थोड़ा रुककर उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हुए आगे कहा, कि यह ट्यूमर अभी पहली स्टेज में है और इसका पता हमें इसी एक्सीडेंट की वजह से चल पाया। अगर यह एक्सीडेंट न होता और वो अस्पताल न आती, तो शायद इस बीमारी का पता बहुत देर से चलता, जब कुछ करना मुमकिन नहीं होता। डॉक्टर वर्मा ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर कहा, एक तरह से उनका सीढ़ियों से गिरना उनके लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ है। हम जल्द ही उनकी कीमोथेरेपी शुरू करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और एक लंबी, स्वस्थ जिंदगी जिएंगी। यह सुनना था कि राकेश और पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरों का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उन पर तेजाब फेंक दिया हो। 1 करोड़ का सपना, जो उन्हें कुछ पल पहले सच होता दिख रहा था, अचानक एक लंबे और महंगे इलाज के अंतहीन बिलों के बुरे स्वप्न में बदल गया। जिस हादसे को उन्होंने मौत की सीढ़ी बनाया था, वही हादसा उनकी मां के लिए जिंदगी की सीढ़ी बन गया। एक लंबी जिंदगी? राकेश हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। जी हां, बिल्कुल। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी मां को एक नई जिंदगी मिली है, डॉक्टर वर्मा ने उनकी प्रतिक्रिया देखकर कहा। उनका शक अब और भी गहरा हो गया था। राकेश और पूजा के पास कहने को कुछ नहीं था। वो सुन्न होकर किसी रोबोट की तरह केबिन से बाहर निकले। उनकी बनाई हर योजना, हर साजिश पर कुदरत ने एक ऐसा तमाचा मारा था जिसकी गूंज दूर तक जाने वाली थी। उनकी 1 करोड़ की लॉटरी अब एक कभी न खत्म होने वाले मेडिकल बिल में बदल चुकी थी। डॉक्टर वर्मा को राकेश और पूजा का व्यवहार बहुत ही संदिग्ध लगा था। कोई भी बेटा अपनी मां की लंबी उम्र की खबर सुनकर ऐसे पत्थर की मूरत नहीं बन जाता। उनका शक नर्स अंजलि की बातों से और भी पक्का हो गया, जिसने उन्हें सावित्री देवी के डर और उनके द्वारा बताई गई घटनाओं के बारे में बता दिया था। डॉक्टर वर्मा ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मरीज की गोपनीयता का ध्यान रखते हुए अपने एक दोस्त, जो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर शर्मा, को फोन किया और पूरा मामला समझाया। किस तरह एक बुजुर्ग मां के साथ लगातार 2 संदिग्ध हादसे हुए और उन्हें बेटे बहू पर शक है। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, डॉक्टर साहब, यह मामला गंभीर लग रहा है। आप मरीज को समझाइए कि वो हिम्मत करके एक बार हमसे बात करें। बिना उनकी शिकायत के हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन डॉक्टर वर्मा और अंजलि सावित्री देवी के पास बैठे। कीमोथेरेपी के कारण सावित्री देवी और भी कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब एक नई तरह की स्पष्टता थी। मां जी, हम जानते हैं कि आप बहुत डरी हुई हैं, डॉक्टर वर्मा ने नरमी से कहा। लेकिन अगर आप चुप रहेंगी तो आप खुद को और भी बड़े खतरे में डाल देंगी। कैंसर का इलाज तो हम कर लेंगे, पर आपके अपनों से आपको कौन बचाएगा? आपको न्याय के लिए आवाज उठानी होगी। हम सब आपके साथ हैं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे। एक तरफ बेटे का मोह था, दूसरी तरफ अपनी जिंदगी का डर और उन लोगों का विश्वास जो पराये होकर भी उनके अपने बन गए थे। अंजलि ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां जी, जो आपकी जान लेना चाहता है उसके लिए कैसा मोह? आप अपनी जान बचाइए, हम सब हैं ना आपके साथ। इन शब्दों ने सावित्री देवी को वो हिम्मत दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उन्होंने कांपती आवाज में अपनी सहमति दे दी। इंस्पेक्टर शर्मा सादे कपड़ों में अस्पताल आए। उन्होंने सावित्री देवी का बयान दर्ज किया। बयान में सावित्री देवी ने उन कागजों का भी जिक्र किया जिन पर उनसे सरकारी योजना के नाम पर अंगूठा लगवाया गया था। इंस्पेक्टर शर्मा को तुरंत इंश्योरेंस फ्रॉड का शक हुआ। उन्होंने अपनी टीम को राकेश और पूजा के घर की तलाशी लेने के लिए भेजा। तलाशी में अलमारी के अंदर छिपे हुए 1 करोड़ के बीमा के कागजात मिल गए। पॉलिसी में नॉमिनी का नाम राकेश कुमार था। अब पूरा खेल शीशे की तरह साफ था। यह कोई पारिवारिक कलह नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अगले दिन राकेश और पूजा को अस्पताल बुलाया गया। उन्हें लगा कि डॉक्टर ने कीमोथेरेपी के खर्चे के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन जब वे अस्पताल के एक खाली कमरे में पहुंचे
तो वहां डॉक्टर के साथ सादे कपड़ों में बैठे इंस्पेक्टर शर्मा को देखकर उनके होश उड़ गए। राकेश कुमार, यह क्या है? इंस्पेक्टर शर्मा ने पॉलिसी के कागजात मेज पर पटकते हुए पूछा। उनकी आवाज कमरे की खामोशी में बम की तरह फटी। कागजात देखते ही राकेश और पूजा का बचा खुचा रंग भी उड़ गया। उनके दिमाग सुन्न हो गए। यह तो बस एक इन्वेस्टमेंट है सर, मां की सुरक्षा के लिए। पूजा ने हकलाते हुए बहाना बनाने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। सुरक्षा या सौदा? इंस्पेक्टर शर्मा गरजे। तुम्हारी मां ने बयान दिया है कि उन्हें इस पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता। उनसे धोखे से अंगूठा लगवाया गया है और उसके बाद से उन पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। क्या यह भी सुरक्षा का हिस्सा है? राकेश पसीने से तरबतर हो गया। उसके पैर कांपने लगे। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। मुंह खोलो, वरना यही बात मैं अपने तरीके से पूछूंगा, इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। उस आवाज से राकेश का पूरा शरीर कांप गया। राकेश की हिम्मत जवाब दी गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और इंस्पेक्टर के पैरों में पड़कर बच्चों की तरह रोने लगा। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। यह सब पूजा ने करवाया था। उसी ने मुझे लालच दिया था। मैं तो अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं। पूजा ने जब देखा कि राकेश सारा इल्जाम उस पर डाल रहा है तो उसके अंदर का शैतान जाग गया। वह चीख पड़ी, झूठ बोल रहा है यह खुद कर्जे में डूबा हुआ था, दोस्तों की तरक्की से जलता था। इसी ने कहा था कि मां के मरने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए बीमा करवाना जरूरी है। मैंने तो बस इसका साथ दिया था। तू झूठी है, तेरे ही बड़े बड़े सपने थे। तू ही दिन रात मुझे ताने मारती थी, जिनकी वजह से मैंने यह पाप किया। राकेश जमीन पर बैठे बैठे चिल्लाया। और तुम तो बड़े दूध के धुले हो। अपनी मां को मरते हुए देखने को तैयार हो गए पैसों के लिए, पूजा ने घृणा से कहा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे। उनके मुंह से निकलते हर शब्द के साथ उनका रिश्ता और उनका इंसानियत का नकाब तार तार हो रहा था। वे भूल गए कि वे एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े हैं। वे बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे, यह साबित करने में कि दूसरा ज्यादा बड़ा गुनहगार है। डॉक्टर वर्मा और इंस्पेक्टर शर्मा घृणा से उन्हें देख रहे थे। इंस्पेक्टर शर्मा ने एक सिपाही को इशारा किया, ले जाओ इन दोनों को, बाकी की कहानी ये हवालात में सुनाएंगे। पुलिस राकेश और पूजा को घसीटते हुए ले गई। उनके जाने के बाद कमरे में एक भारी खामोशी पसर गई, जिसे केवल उनके द्वारा किए गए पापों की बदबू भर रही थी। 1 करोड़ का सपना अब जेल की अंधेरी कोठरी में खत्म होने वाला था। राकेश और पूजा की गिरफ्तारी की खबर अस्पताल में और मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बना रहे। हर कोई उस कलयुगी बेटे और बहू को कोस रहा था, जिन्होंने थोड़े से पैसों के लिए अपनी मां की जान लेने की कोशिश की। जब सावित्री देवी को यह पता चला तो वो पत्थर की तरह सुन्न हो गईं। कीमोथेरेपी के दर्द से ज्यादा दर्द उन्हें अपने दिल में महसूस हो रहा था। उन्हें न्याय तो मिला था, लेकिन इस न्याय की कीमत बहुत भारी थी। उनका अपना बेटा अब एक मुजरिम था, सलाखों के पीछे। जिस बेटे की लंबी उम्र के लिए वो हमेशा दुआ करती थीं, आज उसी को उन्होंने जेल भिजवा दिया था। एक मां का दिल। यह सब जानने के बाद भी कि उसी बेटे ने उनकी जान लेने की कोशिश की, उनके दिल के किसी कोने में एक टीस उठ रही थी। मेरा राकेश ऐसा नहीं था। वो नर्स अंजलि का हाथ पकड़कर रोती। उसे उस लड़की ने बिगाड़ दिया। पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया। मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, अंजलि उन्हें समझाती। मां जी, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर आप कमजोर पड़ जाती तो वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते। डॉक्टर वर्मा ने भी उन्हें हिम्मत बंधाई। सावित्री जी, अब आपको अपने बारे में सोचना है। आपका इलाज अभी बाकी है। आपको ठीक होना है। उन लोगों को उनके कर्मों की सजा कानून देगा। धीरे धीरे सावित्री देवी ने खुद को संभाला। अस्पताल का स्टाफ, खासकर अंजलि, उनकी देखभाल एक परिवार की तरह कर रही थी। उनके मोहल्ले के लोग उनसे मिलने आने लगे, हमदर्दी जताने लगे और उनके लिए घर से खाना बनाकर लाते। सावित्री देवी को पहली बार महसूस हुआ कि खून के रिश्तों से बड़े इंसानियत के रिश्ते भी होते हैं। उनका बेटा, बहू उनके सगे होकर भी पराये निकले और अंजलि जैसे लोग पराये होकर भी उनके अपने बन गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अब कमजोर नहीं पड़ेंगी। उन्हें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना था, न सिर्फ कैंसर से, बल्कि उन यादों से भी जो उन्हें पल पल तोड़ रही थीं। उनका संघर्ष अब दोगुना हो गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा।
इंश्योरेंस एजेंट सुरेश सरकारी गवाह बन गया। उसने अदालत में कबूल किया कि कैसे राकेश और पूजा ने उसे ज्यादा कमीशन का लालच देकर इस धोखाधड़ी में शामिल किया था। उसने यह भी बताया कि डॉक्टर को घूस देकर झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई थी। राकेश और पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास और साजिश रचने के मजबूत सबूत थे। सावित्री देवी का बयान, बीमा के कागजात, सुरेश और उस खरीदे हुए डॉक्टर का कबूलनामा, सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा था। मुकदमे के दौरान कीमोथेरेपी से कमजोर हो चुकी सावित्री देवी को भी व्हील चेयर पर गवाही के लिए आना पड़ा। कटघरे में अपने बेटे को एक मुजरिम की तरह खड़ा देखना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने कांपती आवाज में सच बयान किया। उन्होंने अदालत को बताया कि कैसे उनसे धोखे से सरकारी योजना के नाम पर अंगूठा लगवाया गया और कैसे उन्हें लगा कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। राकेश अपनी मां की तरफ देख भी नहीं पाया। उसकी नजरें शर्म और अपराध बोध से झुकी हुई थीं। वह अब समझ चुका था कि उसका लालच उसे किस अंधेरी खाई में ले आया है। पूजा अभी भी खुद को बेकसूर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही थी और सारा दोष राकेश पर मढ़ रही थी। अदालत ने सारे सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। यह अदालत राकेश कुमार और पूजा को अपनी मां अथवा सास की हत्या का प्रयास करने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाती है। जज ने अपने फैसले में कहा, यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि रिश्तों के पतन और लालच की पराकाष्ठा को दर्शाता है। ऐसे अपराध के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। राकेश और पूजा को हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के जुर्म में 5-5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। इंश्योरेंस एजेंट और फर्जी डॉक्टर को भी उनकी भूमिका के लिए सजा मिली। फैसला सुनकर पूजा अदालत में ही चीखने चिल्लाने लगी, जबकि राकेश मूर्ति की तरह खड़ा रहा। शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे लोहे के दरवाजों के पीछे बंद हो गए और उनकी जिंदगी के 5 साल लालच की कीमत चुकाने के लिए अंधेरी कोठरी के नाम हो चुके थे। सावित्री देवी का इलाज पूरा हो गया। कैंसर को मात देकर वो अस्पताल से बाहर तो आ गईं, लेकिन उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। अब वो कहां जाएंगी? अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन नर्स अंजलि और डॉक्टर वर्मा उनके पास खड़े थे। मां जी, अब आप कहां जाएंगी? अंजलि ने धीरे से पूछा। यही सवाल तो वो खुद से पूछ रही थी। कहां जाएंगी वो? उस घर में जिसकी दीवारें अब भी उनकी बहू की चीखों और बेटे के विश्वासघात की गवाही देती थीं। उस घर में जहां उनकी अपनी ही मौत का सौदा हुआ था। नहीं, अब वो एक मकान तो था, पर घर नहीं रहा था। वो एक कब्रगाह बन चुका था, जहां उन्होंने अपने रिश्तों को दफन होते देखा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में बेबसी नहीं, एक फैसला था। उन्होंने अपने आंचल के छोर से आंखें पोंछीं और एक दृढ़ आवाज में बोलीं, वृद्धाश्रम। यह सुनकर अंजलि और डॉक्टर वर्मा सन्न रह गए। नहीं मां जी, आप मेरे साथ, अंजलि ने कहना चाहा, लेकिन सावित्री देवी ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आई, जिसमें ढेर सारा दर्द छुपा था। नहीं बेटी, तुम लोगों ने मेरे लिए जो किया, उसका कर्ज मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकती। पराए होकर भी तुमने अपनों से बढ़कर मेरा साथ दिया, लेकिन अब मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। वृद्धाश्रम में मेरे जैसे और भी होंगे, जिनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया। हम सब एक दूसरे का दर्द बांटकर अपनी बची हुई जिंदगी गुजार लेंगे। सावित्री देवी ने अंजलि की मदद से उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया और अपने उस 2 कमरों के घर को किराए पर चढ़ा दिया। घर उनके पति की आखिरी निशानी थी, लेकिन अब वो समझ चुकी थीं कि निशानियों से ज्यादा जरूरी जिंदगी होती है। मकान किराए पर देने से जो एडवांस के 50,000 रुपये मिले, उसे उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में मजबूती से बांध लिया। वो सिर्फ रुपए नहीं थे, वो उनका स्वाभिमान था। वो रुपए लेकर वो एक अच्छे वृद्धाश्रम में चली गईं, एक बेचारी बनकर नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी स्त्री की तरह। जब वो उस वृद्धाश्रम में अपना सामान लेकर पहुंची, तो उनका मन थोड़ा भारी था, लेकिन वहां का माहौल देखकर उन्हें अच्छा लगा। वहां उनके जैसे और भी बुजुर्ग थे, जिन्होंने जिंदगी के अलग अलग थपेड़े खाए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख बांटना शुरू किया। अंजलि उनसे हर हफ्ते मिलने आती। वो उनके लिए फल और उनकी पसंद की किताबें लाती। धीरे धीरे सावित्री देवी उस माहौल में रम गईं। वो वहां के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाती, अनाथालय के बच्चों के लिए स्वेटर बुनती और शाम को बाकी लोगों के साथ बैठकर बातें करती।
उनके चेहरे पर धीरे धीरे वही पहले वाली शांति और सुकून लौटने लगा था जो उनके बेटे बहू ने छीन लिया था। उन्होंने सीखा कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, सम्मान और इंसानियत से बनता है। उधर जेल की चारदीवारी में राकेश को हर पल अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अपनी मां का भोला भाला चेहरा, उनका प्यार, उनका त्याग सब याद आता था। उसे याद आता था कि कैसे बचपन में जब वो बीमार पड़ता था तो मां पूरी पूरी रात उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखती थी, और उसने उसी मां की जान लेने की कोशिश की। यह सोचकर ही उसकी आत्मा कांप उठती। उसका पूजा से भी मोहभंग हो चुका था। वो समझ गया था कि पूजा ने उसे सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने की एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया था। जेल में भी वो दोनों अलग अलग बैरकों में थे और एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। वक्त का पहिया घूमता रहा। कई साल बीत गए। अच्छे व्यवहार के कारण राकेश की सजा कुछ कम कर दी गई थी। वो जेल से बाहर आया। जेल की सलाखों ने उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को तोड़ा था। पश्चाताप की आग में जलकर उसका घमंड और लालच खाक हो चुका था। बाहर आकर उसने सबसे पहला काम पूजा को तलाक देने का किया। उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जिसने उसे हैवान बना दिया था। अब वो एक टूटा हुआ, अकेला इंसान था जिसकी आंखों में बस एक ही तलाश थी, अपनी मां की। सावित्री देवी के मकान में रहने वाले किराएदारों से उसे उस वृद्धाश्रम का पता मिल गया। वो मन में आत्मग्लानि लिए गेट के अंदर दाखिल हुआ। सामने बगीचे में कुछ बुजुर्ग औरतें बैठी हंस बोल रही थी। उन्हीं के बीच सफेद साड़ी में उसकी मां बैठी थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और सुकून था जो राकेश ने सालों से नहीं देखा था। राकेश उन्हें देखता ही रह गया। वो इंसान जिसे उसने बोझ समझकर मौत के मुंह में धकेल दिया था, वो तो अपनी दुनिया में खुश थी, और वो खुद जो सब कुछ पाना चाहता था, आज बिल्कुल अकेला और बर्बाद खड़ा था। वो धीरे धीरे उनके पास गया और मां कहकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज भर्रा रही थी। सावित्री देवी ने आंखें खोलीं और अपने सामने अपने बेटे को इस हालत में देखकर एक पल के लिए सन्न रह गईं। राकेश बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसू उनकी चप्पलों को भिगो रहे थे। मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं हर रोज उस दिन के लिए मरता हूं, हर पल उस आग में जलता हूं। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले, पर आज इन आंसुओं में दर्द के साथ एक अजीब सी करुणा थी। उन्होंने कांपते हाथों से उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, उठ बेटा, एक मां अपने बच्चे से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। तुझे कानून ने सजा तो दे दी, पर असली पश्चाताप तू अब कर रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ी शुद्धि है। राकेश ने उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। मां, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। सावित्री देवी ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर न में हिलाया। बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन मैं अब वहां वापस नहीं लौट सकती। अब मेरे पास एक नया परिवार है, एक नई जिंदगी है। तुम अपनी जिंदगी जियो, और अगर सचमुच पछतावा है तो एक अच्छा इंसान बनो। यही मेरी तुम्हारे लिए आखिरी दुआ है। मेरा घर अब यही है, इन लोगों के बीच, जहां मुझे बोझ नहीं, एक इंसान समझा जाता है। राकेश अपनी मां के चेहरे को देखता रहा, जहां अब बेटे के लिए मोह नहीं, बल्कि एक असीम शांति थी। वो समझ गया था कि उसने सिर्फ एक घर और पैसा नहीं, बल्कि अपनी जन्नत खो दी है, जिसे वो अब कभी वापस नहीं पा सकता। वो चुपचाप मुड़ा और भारी कदमों से वापस चला गया, अपने पापों का बोझ उठाए, लेकिन दिल में मां की माफी का एक छोटा सा दिया जलाए, जो शायद उसे जिंदगी के अंधेरे में इंसानियत का रास्ता दिखा सके। तो दोस्तों, अपने बेटे बहू को सबक सिखाकर क्या सावित्री देवी ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें जरूर लिख भेजें। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।